दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 58% मतदान, मतगणना शनिवार को। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और तमिलनाडु में इरोड ईस्ट विधानसभा उपचुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर स्नान को दिव्य जुड़ाव का क्षण बताया। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मानुष शाह और मानव ठक्कर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लगभग 58% मतदान दर्ज किया गया। उत्तर पूर्व जिले में सबसे अधिक करीब 64% वोट डाले गए और दक्षिण पूर्व जिले में सबसे कम करीब 54% मतदान हुआ। और आज के पूरे मतदान की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं दिवाकर। आज का पूरा मतदान अगर हम देखें तो कुल मिलाकर कैसा रहा मतदान? विशाल, जैसा कि आपने बताया कि 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार जो है 58% से ज्यादा मतदान दिल्ली में दर्ज किया गया है। हालांकि देर रात चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम आंकड़े सामने आएंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछले चुनाव के 62% का जो आंकड़ा है वह इस चुनाव में पार कर जाएगा। विशाल, तीखे चुनाव प्रचार के बाद यह चुनाव आज संपन्न हुआ, जहां और प्रचार के दौरान हमने देखा कि तीनों ही प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। भाजपा जहां आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कथित शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री रहते अपने आवास पर किए गए खर्च जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया, वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी जो बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया गया और इसके साथ साथ भाजपा नेताओं द्वारा कथित अमर्यादित टिप्पणी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इन दोनों ही पार्टियों के बीच जो कांग्रेस जो है अपने पूर्ववर्ती सरकार जो शीला दीक्षित की सरकार थी उनके काम को लोगों को याद दिलाने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा हमलावर दिखी। लेकिन अब यह देखना होगा कि इन मुद्दों का जनता के बीच कितना असर रहा, जो कि शनिवार को पता चलेगा जब मतगणना होगी। तो हम जो तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस चुनाव में कौन बाजी दिल्ली में मार पाया। विशाल, इन सब के बीच चुनाव आयोग की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच यह चुनाव हुआ और खासकर चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने संयमित ढंग से इसका जवाब दिया और शांतिपूर्ण मतदान आज दिल्ली में संपन्न कराया गया। अब सबकी निगाहें शनिवार को होने वाले मतगणना पर होगी और शहर में जो 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 700 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। विशाल जी, दिवाकर, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और हम प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंद सिंह लवली और रमेश बिधूड़ी, कांग्रेस के देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा प्रमुख नामों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर और तमिलनाडु की इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मिल्कीपुर में 65% से अधिक तो इरोड पूर्व में 64% से अधिक मतदान की खबर है। इन दोनों सीटों पर मतगणना दिल्ली विधानसभा के साथ शनिवार को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के सुचारू संचालन में शामिल मतदान अधिकारियों, सुरक्षा बलों और अन्य के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कड़े प्रबंध किए। सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सिक्योरिटी फोर्स, सारे आरओज, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं। उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई। ये निष्पक्षता है। हमने हिदायत भी दी हुई है कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू, मॉडल और ऐप बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने बताया कि श्री अल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण की सराहना की। Our young entrepreneurs, our startups, our researchers, they are really focused on getting that next level of innovation, which will reduce the cost. We have been using multiple AI applications within so many different departments, so many wings of the government, and I think that can really help us solve these population scale problems. श्री अल्टमैन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण बाजार बताया। India is an incredibly important market for AI in general, for OpenAI in particular. It's our second biggest market, tripled users here in the last year, but mostly seeing what people in India are building with AI at all levels of the stack, chips, models, all of the incredible applications. So I think India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. It's really quite amazing to see what the country has done and embraced the technology and building the entire stack of things on top of it. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता सहित संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा क्षेत्रीय, वैश्विक और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 2,800 से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित त्रिपुरा और विकसित भारत के प्रयासों का हिस्सा बन गए हैं। श्री शाह ने कहा कि एक समय अशांति और भ्रष्टाचार का सामना कर रहा राज्य अब विकास के पथ पर अग्रसर है। एक जमाने में लैंड लॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट से लेकर रोड से लेकर जल संचय और इरिगेशन के लेकर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने दिए हैं और सबसे बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपुरा से भ्रष्टाचार और अशांति दोनों को मुक्त करने का काम हुआ है। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। इस बीच महाकुंभ में डिजिटल खोया पाया केंद्र हजारों श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों को आपस में मिलवा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला क्षेत्र में 13,000 से अधिक बिछड़े हुए लोगों को सफलतापूर्वक उनके परिवारों से मिलवाया गया है, जिनमें से 64% महिलाएं थीं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सेवा और सुशासन का प्रतीक बन गया है और इसी के तहत डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरा पहचान प्रणाली, मशीन लर्निंग और बहुभाषी समर्थन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक महिला पुलिस कांस्टेबल सपना शर्मा ने बताया कि मेला क्षेत्र के सभी खोया पाया केंद्रों में अपने परिवार से अलग हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग प्रतीक्षालय बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अपनों से बिछड़ चुके श्रद्धालुओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिया जा रहा है। जहाँ पे खोया पाया केंद्र पर जो फैमिली मेंबर्स आपस में बिछड़ जाते हैं तो खोया पाया केंद्र पर आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आधार कार्ड, फोटो, अपना नाम बताते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और उस महिला को या किसी पुरुष को या कोई बच्चा उसको यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे उनके रहने की सुविधाएं हैं। इन खोया पाया केंद्रों पर भोजन, चिकित्सा कक्ष, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। इन केंद्रों में उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और यूनिसेफ समेत कई विभिन्न गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों इस्माइली मुसलमानों के धर्मगुरु करीम आगा खान चतुर्थ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि राजकुमार करीम आगा खान दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और आध्यात्म को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान लोगों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्री आगा खान का 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया। 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी विमान आज अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार इनमें से 30 लोग पंजाब से, जबकि शेष चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं। सभी निर्वासित लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका में नई सरकार आने के बाद पहली बार अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजा गया है। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने आज भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया। इसमें बड़ी संख्या में ITEC के पूर्व छात्र शामिल हुए। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा कि 2015 से ITEC कार्यक्रम में 2,500 से अधिक पाठ्यक्रम के माध्यम से 2,25,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। श्रीलंका के विदेश मामलों के उप मंत्री अरुण हेमचंद्र ने कहा कि क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। सेंसेक्स और निफ्टी में 5 दिनों से चल रही गिरावट का सिलसिला आज थम गया और घरेलू सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 312 अंक कम होकर 78,271 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंक कम होकर 23,696 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 39 पैसे की गिरावट से रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 87 रुपये 46 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $75.33 प्रति बैरल पर था। आकाशवाणी समाचार के लिए सोनू सूद। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हांगकांग के वान चुंग तिंग और यी क्वान तो को 3-0 से हराया। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज निशानेबाजी में हरियाणा की सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नौका चालन में सेना और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पुरुषों के डबल स्कल्स में सर्विसेज ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुषों के कॉक्सलेस फोर स्कल्स में भी सर्विसेज ने पहला स्थान हासिल किया। महिला क्वाड्रुपल स्कल्स और कॉक्सलेस पेयर में मध्य प्रदेश ने जीत दर्ज करी। शूटिंग में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में हरियाणा ने दोनों स्वर्ण और रजत अपने नाम किए। महिला के केवन सलालोम में आंध्र प्रदेश की एन गायत्री ने शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित करी। लॉन बॉल की बात करें तो अंडर 25 बॉयज कैटेगरी में रोमांचक मुकाबले में उत्तराखंड ने असम को 21-20 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका पर नजर डालें तो कर्नाटका 28 स्वर्ण के साथ पहले, जबकि सर्विसेज 27 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 58% मतदान, मतगणना शनिवार को। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और तमिलनाडु में इरोड ईस्ट विधानसभा उपचुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मानुष शाह और मानव ठक्कर
पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।